गुड मॉर्निंग सर। हाँ, उम्मीद करते हैं आप पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे। हाँ, अब आगे आज 2-3 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। समझ गए बात को? पिछला प्रॉपर्टी सारा याद है सबको? मतलब जो करवाए थे वो सारा है ना, रिकॉल है ना सारी बातें चीज़ें। हाँ, तो उससे आगे हम लोग करते हैं। देखिए 5 से करवाए थे ना, लास्ट 5 है ना। हाँ 6 देखो क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम can be expressed as sum of two terms, then determinant can be expressed as sum of two determinant। इसमें क्या बोल रखा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, उसका कोई रो या कॉलम, हाँ अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसका कोई रो या कॉलम अगर 2 टर्म या 3 टर्म का क्या है सम लिखा हुआ है, तो उसको हम 2 या 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट में हम इसको क्या लिख सकते हैं। क्या देखें, फिर से पढ़ते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स, अगर 2-2 टर्म का लिखा हुआ है, समझ गए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट दिख रहा आपका जो फर्स्ट रो है, इसका जो फर्स्ट रो ये क्या है, इसका प्रत्येक एलिमेंट 2-2 टर्म का लिखा हुआ है। 2-2 जो एलिमेंट सारा है क्या है, 2-2 टर्म का लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें ये सब बाकी तो सेम है, आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब भी अलग इसको 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तब इसको आइडेंटिकल रहने देंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, ये 2 टर्म का सम नहीं है। 2 टर्म का सम किसमें है, R1 में है। ये हमारा क्या हो गया, R1 R2 और ये कितना हो गया हमारा R3। तो अलग अलग कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि नाउ वी एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1, हम R1 के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसी के पास 2-2 टर्म लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका आपको पहला एलिमेंट दिख रहा, तो सब में पहला लिख दीजिए A1 B1 और यहां कितना आ जाएगा C1, समझ गए। अब बाकी एज इट इज रहने दीजिए, क्या आ जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 और कितना आ जाएगा C3, समझ गए बात को। प्लस यहां कितना आ जाएगा, पहला लिख लिए, तो अब इसका कितना आ जाएगा x प्लस y प्लस z आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा x y और z, बाकी को एज इट इज रहने दीजिए A2 B2 C2 A3 B3 और C3, समझ गए बात को, A3 B3 C3। तो ये समझिए क्या किए कि इसके पास 2 टर्म था, तो 2 अलग अलग हम क्या कर दिए, डिटरमिनेंट लिख दिए। अगर इसके पास 3 टर्म का सम रहता, हर प्रत्येक एलिमेंट R1 का अगर 3 टर्म का क्या रहता, सम रहता, तो हम 3 अलग अलग डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको क्या करते हैं, हम लिख सकते थे। तो जो इसका सॉल्व करके वैल्यू आएगा एज इट इज यही वाला इसको भी सॉल्व करके हमारा वैल्यू आएगा। समझ गए बात को, या गया बात समझ में। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अच्छा कभी कभी हम यूज क्या करेंगे कि देखिए इसमें क्या है कि R2 और R3 दोनों, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, 3 चीज का सम कर लेते हैं, समझ गए बात को। इसे एग्जांपल ले लेते हैं और कि क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं x प्लस y प्लस z, यहाँ कर लेते हैं p प्लस q प्लस r, यहाँ कर क्या लेते हैं l प्लस m प्लस n, और यहाँ पर रहने देते हैं कुछ भी ऐसी A1 B1 C1, यहाँ कर लेते हैं A2 B2 और C2, समझ में। तो R1 के रिस्पेक्ट में फिर से एक्सपेंड कर लें, तो R1 के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, वी एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा R1 आ जाएगा। तो यहां पर कितना बन जाएगा आपका X P और L, सबका पहला लिख लिए, और एज इट इज हम लोग का यहां जो है वही रह जाएगा। यहां समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, जो एज इट इज ये लिखा हुआ है वही लिख दिए। फिर यहां पर हम लोग का कितना आ जाएगा y q और m, और एज इट इज जो यहां लिखा हुआ है क्या करेंगे, एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, समझ गए। फिर प्लस क्या कर लेते हैं, तीसरा हमारा कितना आ जाएगा z r n, और एज इट इज ये रहने देंगे। आगे बात समझ में क्या किए। अच्छा कभी कभी क्या रहेगा कि अगर हम R1 के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जो ये अलग अलग जो डिटरमिनेंट है इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो हम किस कंडीशन के तहत ऐड करेंगे कि देखेंगे कि R2 और R3 इसका क्या है, सेम है, चाहे कोई भी 2 रो
हमारा क्या है, अगर आइडेंटिकल जैसे 3 अलग अलग डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, अब मान चलिए इसका R2 कुछ और रहता है, इसका R2 कुछ और रहता है, इसका R2 कुछ और रहता, तब हम ऐड नहीं कर सकते थे। ऐड हम कब करेंगे, जब देखेंगे कि R2 R3 R2 R3 तीनों में सेम है, अब बदला हुआ कौन है, R1, तब सबका वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गया कि क्या बोला प्रॉपर्टी, किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में अगर प्रत्येक एलिमेंट किसी रो या कॉलम का अगर 2 या 3 टर्म या इवन जितना भी रहे, अगर टर्म का सम है और R2 ये सब सेम है, हाँ, तो हमारा क्या करते हैं, अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, तब पर भी वैल्यू हमारा क्या आता है, सेम ही आता है। समझ गए बात को, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं, पॉज कर दो। हाँ देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। हाँ समझते हैं क्या बोलता है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ पूरे नहीं लिखे हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा वैल्यू कोई चेंज इसमें नहीं होता है। जैसे मान चलते ये हमारा कोई डेल्टा का वैल्यू है, समझ गए, डेल्टा बराबर ये है, तो इसको सॉल्व कर हम आंसर लाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। ये अगर प्रॉपर्टी अपने को अगर समझ में आ जाता है, समझ गए, तो आगे आने वाला क्वेश्चन, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से बनता है, 90% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से बनेगा आपका, तो इसको समझते हैं अच्छा तरीका से कैसे होता है। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या समझ में आएगा कि जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो क्या देखेंगे कि ये इसमें क्या कि कुछ काश इसमें कुछ चेंज हो जाए तो हमारा आंसर आ जाता। समझ के बाद कैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांड पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा कि कुछ इसमें अगर चेंज आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे ये हमारा R1 R2 R3 है, तो किसी को किसी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारा जो R1 है, इसको क्या करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाह रहे हैं। समझ के बाद समझिएगा अच्छा तरीके से, बस समझिएगा, ये दिमाग मत लगाइए क्यों कैसे मत, सिर्फ समझिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छा तरीके से। हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपका मान चलिए दिया हो रहेगा इस टाइप का, और लगेगा ना कि काश अगर ये R1 के स्थान पर ना ये हो जाता तो हमारा आंसर बहुत इजी वे में आ जाता। समझ गए बात को, या आपको लगता है कि R2 चेंज हो जाए या R3 चेंज हो जाए, इस तरह से चेंज अगर हो जाए तो हमारा आंसर बहुत इजी वे में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, R1 को हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। R1 को हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके मतलब क्या हुआ कि R1 गोज टू या R1 टेंड्स टू, R1 गोज टू या R1 टेंड्स टू, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 क्या हो रहा है, बदल रहा है। R1 को हम क्या कर रहे हैं, R1 अभी क्या है, A1 B1 C1 है, अब इसको क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो जो यहां लिखे सबसे पहले वो उसी को यहां पे लिखो, समझ गया। अब प्लस लेमडा क्या करते हैं, R2 कर देते हैं, अब प्लस म्यू क्या कर देते हैं, R3 कर देते हैं। ये हम R1 को इसके रिस्पेक्ट में क्या कर दिए, बदल दिए। जब क्वेश्चन आएगा हम लोग के पास तो लेमडा म्यू कुछ ऐसी मतलब कुछ चेंज करना चाहेंगे हम लोग, समझ गए। बस ये समझ गए ना कि R1 को हम इतना लिख दिए, समझ गए, मतलब कि R1 बदला हुआ है और R2 R3 एज इट इज अपने स्थान पे है, समझ गए। तो मतलब कि R1 को देखिए बदल रहे हैं हम, R2 R3 को कुछ नहीं किया, R2 R3 को एज इट इज रहने दिए, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3, इसको एज इट इज रहने दिए हम, इसको कुछ नहीं किए। अच्छा, R1 को बदल दिए, R1 को बदल दिए, तो देखिए यहां पर लिखते हैं R1 कैसे बदला है, R1 तो हम पहला एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं, हम यहां पर क्या लिखना चाह रहे हैं, पहला एलिमेंट। तो बताओ R1 का पहला एलिमेंट कौन है, A1 है, R1 का पहला एलिमेंट क्या है, A1। फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है लेमडा, और क्या लगा हुआ है, R2। R2 का पहला एलिमेंट कौन हो जाएगा, A2, A2 हो जाएगा, जो जैसे लिखा हुआ है A2 लिखा गया। फिर इसके बाद क्या है, प्लस लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, म्यू, और R3 का पहला एलिमेंट कौन हो जाएगा, A3। तो इसको क्या करते हैं, यहां पे हम लिख दें, तो क्या आ जाएगा यहां पर, A1 प्लस लेमडा A2 और प्लस म्यू A3, हाँ B3 C3 और घर आइए कर देते हैं, समझ गए, ये बात पकड़ में आ गया। अब इसी तरह पहला एलिमेंट इसका लिखा गया, अब R1 का दूसरा एलिमेंट लिखते हैं। तो R1 का दूसरा एलिमेंट कौन हो जाएगा, B1 हो जाएगा, यहां लिखेंगे B1 प्लस लेमडा। R2 का दूसरा एलिमेंट कौन होगा, B2, R2 का दूसरा एलिमेंट कौन होगा, B2, तो यहां लिख देते हैं B2 प्लस म्यू।
R3 का पहला एलिमेंट कौन होगा? R3 का मतलब दूसरा एलिमेंट क्या होगा? B3 होगा। तो यहां पर क्या लिख लेते हैं? B3 लिख लिए, समझ गए? अच्छा, अब क्या हम बदलता है? तीसरा एलिमेंट सारा लिखेंगे। तो R1 का तीसरा एलिमेंट कौन हो जाएगा? C1 प्लस लेमडा कितना हो जाएगा? C2 प्लस म्यू क्या हो जाएगा? C3। ये बात पकड़ में आ गया कैसे लिखे? बस यहां तक समझ में आ गया नहीं R1 कैसे लिखे, कि जो यहां पर लिखा हुआ था एज इट इज वही लिख दिए। अब बाकी एज इट इज यही रहने देते हैं, B2 और यहां पर C2, यहां पे B3 और यहां पे C3। तो बोल क्या रखा है कि जो इसका आंसर आएगा, जैसे यहां पर किसको सॉल्व करते हैं, जो इसका आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तब पर भी वही आंसर रहेगा। ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, समझ गए बात को, कि जो इसका आंसर आएगा तो किसी को मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी बोल रखा है। तो कहेगा बाप रे बाप, ये इतनी को है, ये इतना बड़ा है, तब आंसर दोनों का सेम कैसे होगा? तो इस बात को क्या करते हैं हम? प्रूफ करते हैं। समझ गए बात को? इस बात को क्या करते हैं हम? प्रूफ करते हैं। यहां तक में कोई किसी को दिक्कत? तो अब इसका देखते हैं प्रूफ करते हैं कैसे आता है, तो समझते हैं बात को। अच्छा, अब ये दिख रहा है कि R1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड। तो कितना आ जाएगा R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते ही? यहां से करते हैं थोड़ा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का बताइएगा? कितना आ जाएगा? A2 A3 तो सब में सेम रहेगा। तो पहला ले लेते हैं A1, यहां कितना आ जाएगा? B1 और यहां कितना आ जाएगा? C1। और यहां पर कितना लिखा हुआ है? A2 B2 C2 A3 B3 और C3 और प्लस, ये पहला ले लिए, सबका पहला ले लिए, बाकी एज इट इज ये रहने दिए। अच्छा, दूसरा में कितना आएगा? लेमडा A2 लेमडा B2 और लेमडा C2 आएगा, आ जाएगा। तो लेमडा कॉमन ले सकते हैं हम कल क्या बताए थे कि कॉमन किसी रो या कॉलम से ही लेते हैं। तो दूसरा देखो ना, दूसरा जो डिटरमिनेंट लिख रहे हैं उसका जो R1 होगा वो लेमडा A2 होगा, लेमडा B2 होगा और लेमडा C3 होगा। तो लेमडा को कॉमन ले सकते हैं। तो लेमडा को कॉमन लेते ही हमारा क्या इतना आ जाएगा? लेमडा को ले लिया कॉमन और यहां पर क्या लिख दिया बेटा? A2 B2 और C2 हो जाएगा। A2 B2 C2 कॉमन, अब बाकी एज इट इज फ्री रहने देते हैं। A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये बात आ गया समझ में? आगे बात समझ में? इसी तरह आप क्या करते हैं? लेते हैं प्लस। अच्छा, जो तीसरा डिटरमिनेंट लिखने जा रहे हैं उसका जो R1 रहेगा वो क्या रहेगा? म्यू A3 म्यू B3 और म्यू C3। तो म्यू को कॉमन ले लें तो फिर जो बचेगा हमारा कितना बचेगा? म्यू को कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा? A3 B3 C3 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अच्छा, तो यहां पे हमारा कितना रह गया बाबू? A1 B1 C1 A2 B2 C2 और कितना आ जाएगा? A3 B3 और C3। अच्छा, बोलो कि ये वाला जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि R1 और R2 इसका क्या है? बराबर है, आइडेंटिकल है। इसके मतलब क्या हो जाएगा? दो, अगर किसी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम क्या होता है? आइडेंटिकल आ जाता है। तो आंसर हमारा कितना होता है? जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग लेमडा जीरो, और ये भी हमारा कितना आ गया? जीरो। तो हमारा ये जो बच गया ये कितना बच गया? A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और क्या बच गया? C3। देखिए, जहां चले थे वही पहुंच गए। देखिए, यहां चले थे वही पहुंच गए। तो मतलब इससे क्या सीखे कि अगर हम, हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो लगेगा ना कि इसको काश ये कर ले ना तो हमारा आंसर आ जाए। तो कभी भी अगर किसी को प्रोडक्ट करे, सब्ट्रैक्ट करे, देखो ना क्या किए, लेमडा को प्रोडक्ट करके क्या कर दिए? ऐड कर दिए हैं, समझ गए? तो बदलने पर इस तरह से हमारा वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि लास्ट में ये सब सॉल्व होकर फिर वही बन जाता है। समझ गए बात को? लास्ट में सॉल्व होकर हमारा यही बन जाता है। कोई दिक्कत इसमें? प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, वो प्रॉपर्टी नहीं कल पढ़ा चुके हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू हमारा वो क्या होता है कि किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं? किसी, मान चलिए R1 को हम कर लिए कि R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते, तो उसका एलिमेंट उसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए? तो वही बात बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरह से। हाँ, देखिए, एक 8वां नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है
कि हमारा ये डिटरमिनेंट लिखा हो तो इसका वैल्यू कैसे निकलता है डेल्टा का। जैसे हम क्या किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाह रहे हैं, R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्या आ जाएगा A11 C11 प्लस A12 और कितना आ जाएगा C12 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा A13 और C13 आता है। तो इसका वैल्यू हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू, इसका क्या आ जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो। अच्छा, अगर हम करते हैं क्या, डेल्टा निकालने के लिए क्या जाते हैं कि मान चलिए A11 हम इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, अब को फैक्टर मान चलिए ले रहे हैं इसका, क्या कर देते हैं C21 कर देते हैं। समझ गए बात को, क्या लिए इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने लगे और किसी दूसरे रो का क्या ले लिए, को फैक्टर ले लिए। हम R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, अब को फैक्टर किसका उठा रहे हैं, किसी R2 या R3 का उठा रहे हैं, तब क्या आएगा, जैसे यहां पर ले लिए A12, यहां पर ले लिए C22, यहां पर ले लिए A13, तो यहां पर क्या ले लिए C23, तो इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। समझ गए। तो यहां सीखे क्या कि जिस रो के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उसी का को फैक्टर लेंगे। समझ गए। और क्या, अगर R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं और हम R2 या R3 का को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर ऑलवेज हमारा क्या होगा, 0। जैसे हम मान चलिए C1 के रिस्पेक्ट में लेते हैं, C1 के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा A1, तो हमारा कितना आ जाएगा C11 आना चाहिए। फिर लेते हैं A21, तो हमारा को फैक्टर कितना हो जाएगा C21, और हम ले लिए चलिए C3 का ले लिए C13 प्लस इसका ले लिए A21 और को फैक्टर इसका ले रहे हैं C23 प्लस क्या ले लिए A31 और यहां कितना लेते हैं C33, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, हमारा 0 होगा। हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू कब आएगा, जब जिस एलिमेंट का एलिमेंट ले रहे हैं उसी का को फैक्टर भी लेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। अगर दूसरे को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए सर, हमारा प्रॉपर्टी जितना था सारा समाप्त हो गया, जितना बेसिक डिटरमिनेंट हम लोग को समझना था वो सारा समाप्त हो गया। समझ गए कि डिटरमिनेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, किसको कैसे, क्या ऑर्डर, क्या पोजीशन वगैरह सारा चीज सीख गए हम लोग। क्या कंजुगेट एलिमेंट होता है, क्या प्रॉपर्टी सारा होता है, सारा सीख गए हम। अब हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब 1 2 3 दिन लगातार हमारा क्वेश्चन ही रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। समझ के बात को, और आसान रहेगा, ज्यादा टफ नहीं बनता है। अच्छा, अब हम लोग इसमें प्रॉपर्टी यूज करके, आप अगर प्लस माइनस प्लस करके बनाने जाइएगा तो आप फंस जाओगे और आंसर हमारा नहीं आएगा। समझ रहे बात को, आप फंस जाओगे, हमारा आंसर नहीं आएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा R1, ये R2 और R3 है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि हमेशा आप RHS को सोच कर चलना। पहले ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। RHS को हमेशा क्या चलना है, माइंड में रखकर चलना है। तो देखो क्या है कि हम कभी भी प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्रिएट क्या करो, 0 क्रिएट करने की कोशिश करो। समझ गए। 0 डिटरमिनेंट में आकर क्या करेगा कि जैसे हम लोग का किसी रो या किसी कॉलम में अगर 0 आ जाता है तो 0 से हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। इस बात को फील होता है कि 0 से रिलेटेड हमारा आंसर क्या आता है, 0। तो ना 0 आ जाएगा तो उसका को फैक्टर कुछ भी आ जाए, मल्टीप्लाई करके तो फिर 0 ही आ जाएगा। समझ के बात को। तो जिस तरफ ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज रहेगा उसके तरफ से सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा हमारा क्वेश्चन। ये बात फील हो रहा, क्या बोल रहे हैं। तो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 0 कैसे क्रिएट किया जाए। अच्छा, ये आपको 1 1 1 जना रहा। सोचो कि अगर इसका, ये हमारा R1 है और ये हमारा क्या है, R2 है। R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां पे 0 क्रिएट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0। ये बता रहा समझ में। इसी तरह R2 और R3 को क्या करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां पर एक 0 और आ जाएगा हमारा। क्या बोल रही बात समझ में आ रहा। तो क्या करते हैं बेटा कि जब भी ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जब भी बदलता है तो रो 1 चेंज होता है, रो चेंज होता है। अगर मान चलो सब्ट्रैक्ट हमारा हो रहा है, ये कैसे किया, ऐसे ऐसे, और अगर मान कर चलो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो ऐसे ऐसे कौन बदलता है, कॉलम बदलता है। सोचो ना, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट होने का मतलब कौन से बदला, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट मतलब R1 R2 को हो रहा। अब ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ, C1 C2 बना। तो यहां पर कितना प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहां सॉल्व पे यहां प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या कि R1 गोज टू R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 गोज टू R1 माइनस R2। इसी तरह क्या लगा लेते हैं, R2 गोज टू R2 माइनस
R3 ये क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, बाकी इतना तो फिर इसके बाद क्वेश्चन आसान बनने लगता है, समझ गए। तो अब हमारा चेंज देखिए क्या हो गया, देखिए R1 माइनस R2, तो इसका पहला एलिमेंट 0 हो गया, 0 यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका सब्ट्रैक्ट किए कितना आ जाएगा, x माइनस वाई, इसका सब्ट्रैक्ट किए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या बदला बेटा, R1 बदला। अब हमारा R2 में भी तो प्रॉपर्टी लगाए हैं, कितना होगा, ये चेंज होगा, यहां पे 0, यहां पे किए y माइनस जेड, इसको किए कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्या R3 को भी आप चेंज किए हो, नहीं, तो R3 को एज इट इज रहने देते हैं, और कितना आ जाएगा 1 जेड, और कितना आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर। अब यहां सॉल्व करते हैं, अब कितना आ जाएगा, यहां पर कर लेते हैं 0 एक्स माइनस वाई, यहां पर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, यहां पर कितना आ जाएगा 0 वाई माइनस जेड, और वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको एज इट इज क्या रहने देते हैं 1 जेड, और कितना आ जाएगा ये जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा, हम बोले थे कि डिटरमिनेंट में कभी भी कॉमन लेते हैं तो किसी रो या कॉलम से ही लेते हैं। तो R1 दिख रहा है आपको, R1 में x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो सोच रहा होगा कि यहां पर तो x माइनस वाई है, ये नहीं है। फिल करो कि x माइनस वाई है, यहां पर तब कुछ भी फिल कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा 0 है तो यहां पर तो कुछ भी हो सकता है, वो मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही होगा। तो जब हम, क्योंकि कॉमन लेने के लिए x माइनस वाई यहां भी रहना चाहिए था, यहां भी रहना चाहिए था, और यहां भी रहना चाहिए था, तो यहां तो है बट यहां पे नहीं है, तो यहां पर क्या करते हैं 0 के सामने हम क्या करते हैं फिल कर लेते हैं कि x माइनस वाई है, तो यहां पर क्या कर लेते हैं कि x माइनस वाई हमारा है। अच्छा, इसी तरह y माइनस जेड यहां फिल कर लेते हैं y माइनस जेड, समझ गए। तो y माइनस जेड यहां से भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर क्या, यहां से x माइनस वाई फिल किए हैं तो 0 ही रह जाएगा, 0, यहां पर कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, यहां पर कितना रह जाएगा x प्लस वाई रह जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक में आ रहा, छोटी समझ में सारी बातें। अच्छा, यहां पर 0 का 0 ही रह जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि y माइनस जेड कॉमन गया है, और यहां पर कितना आ जाएगा y प्लस जेड रह जाएगा, और यहां पर तो कुछ इस तरह कॉमन नहीं लिए हैं, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब ये बहुत सिंपल बन गया, अब इसमें डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, C1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, C1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि इससे हमारा आंसर आने वाला नहीं, आंसर यहीं से आ जाएगा, क्योंकि इसको क्या करेंगे, मान चलो इस पर लगाते भी है प्लस माइनस प्लस, इसको ऐसे से कवर करते हैं, मान चलो कुछ भी आ जाए, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रह जाएगा। तो इसीलिए जिस तरफ नंबर ऑफ 0 ज्यादा रहे उस तरफ से सॉल्व करना हमारा क्या हो जाता है, आसान बनता है, समझ गए बात को, आसान बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्रिएट क्या करने की कोशिश करें 0, जैसे 1 1 दिखने लगा तो 0 क्रिएट हो गया। अच्छा, अब यहां क्या करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। अब क्या करते हैं, यहां पर कितना आ गया 0 प्लस 0 आ जाएगा इससे। अब फिर क्या करते हैं, इसका कर लेते हैं 1 के लिए, अब 1 के लिए आ जाएगा ना, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, ये कवर और ये कवर हो गया, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो कितना बन गया y प्लस जेड। अब माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स और माइनस वाई, तो क्या हो गया y से y कैंसिल हो गया, ऐसा 0 रह गया, तो सिंपल कितना आ गया x माइनस वाई माइनस जेड, और यहां से z माइनस तो 0 0, और 1 से मल्टीप्लाई होकर z माइनस एक्स ही रह जाएगा, और यहां पर कितना आ गया z माइनस एक्स। हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। समझे कैसे कैसे प्रूफ किए। तो कभी भी आज के बाद ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका क्वेश्चन में जैसी डिटरमिनेंट में 1 1 1 दिखाई दे रहे तो आपका ना तुरंत सोचना लगा साला 0 क्रिएट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके 0 क्रिएट किया जा सकता है। समझ गए बात को, कौन वाला, यहां से ये कैलकुलेशन, ये तो एज इट इज यहां लिखा गया, ये समझ में आ रहा कहां से 0 आया, ये समझ में आ गया 0 कहां से आया, प्लस ये वाला 1 नहीं है तो यहां 1 लिख दिए, ये वाला पूरी तरह से कवर हो गया,
ये वाला पूरी तरह से कवर हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, y प्लस जेड, और इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया, यहां पर कितना बच गया, तो अब क्या आ गया, इस सब 0 0 और यहां पर सिंपल z माइनस एक्स ही रह गया ना, तो सब होकर कितना आ गया, z माइनस एक्स। समझ गए बात को? चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या लिख रखा है, सो दैट, ये फिर से 1 1 1 यहां दिखा रहा, तो फिर से लगा लें, R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R3, ये हो जाएगा। यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा, यहाँ पे x माइनस वाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। यहाँ पर आ गया 1 जेड और जेड क्यूब। समझ गया बात को? ये इसको R3 को क्या रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे। अच्छा, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा लें यहाँ, तो कितना आ जाएगा 0 एक्स माइनस वाई, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। समझ गए बात को? ये उसका फॉर्मूला। यहाँ हो गया 0, यहाँ पर आ गया y माइनस जेड, यहाँ पर हो गया आपका y माइनस जेड, और कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहाँ पर एज इट इज रहने जाएगा वाई 1 जेड और जेड क्यूब। समझ गए? अब यहाँ कॉमन आ जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ से y माइनस जेड, कितना आ गया हम लोग का कॉमन, x माइनस वाई फर्स्ट से, और सेकंड से कितना आ गया y माइनस जेड, कितना बच गया यहाँ पे 0 1 0 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कोई दिक्कत? यहाँ फिर कितना आ गया 0 1, और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 जेड, और क्या आ जाएगा आपका जेड क्यूब आ जाएगा। समझ गए? अब इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ना, आ गया नंबर ऑफ 0, प्लस माइनस और क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। हाँ, तो आंसर अपना कहाँ से आ जाएगा, सिंपल प्लस से आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और क्या सिंपल 1 से ले लेते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, भाड़ में जाए 0। समझ गया? तो ये कवर हो जाएगा फिर से, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो कितना आ जाएगा, ही रह जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस कितना रह जाएगा वाई जेड रह जाएगा, और ये सारा माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस क्या रह जाएगा एक्स वाई। कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी? हाँ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल हो रहा, और कुछ नहीं कॉमन हो रहा। कितना जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और देखो प्रूफ करने क्या बोला है, जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स दिखाई दे रहा है, देखो ना, जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं इसको। देखो ना इसको, क्योंकि इसको देखते हुए ख्याल आया कि इसको कर लेते हैं, कितना करते हैं जेड माइनस एक्स, और इसको क्या करते हैं जेड प्लस एक्स। समझ रहा है ना, ये टर्म को कैसे लिखे बात पकड़ में आ गया कि जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। अब कौन सा टर्म बच गया, यहां से वाई जेड वाला टर्म बच गया है और यहां से एक्स वाई वाला टर्म बच गया। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा, वाई कॉमन आ रहा वाई कॉमन, तो यहां पर से क्या कॉमन आ रहा वाई, तो वाई कॉमन आकर यहां से कितना बच गया जेड, और यहां से कॉमन कितना बच गया माइनस एक्स। को यहां तक दिक्कत स्वतंत्र आ रहा है, समझ में सारी बातें। तो अच्छा, अब कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अच्छा, जेड माइनस एक्स यहां भी है, जेड माइनस एक्स यहां भी है, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा जेड माइनस एक्स कॉमन आते ही यहां पर कितना बच गया जेड प्लस एक्स, और यहां क्या बच गया प्लस वाई। हमारा सीधा प्रूफ ही हो गया कितना एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड
जेड माइनस एक्स और कितना बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए क्या लिखा है, प्रूफ दैट बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, ये प्रूफ करना है। समझ गए बात को? देखिए स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा बोले कि जब भी क्वेश्चन बनाए तो आप आरएचएस का बिल्कुल ख्याल रखें कि आरएचएस में आपका क्या लिखा हुआ है। आरएचएस का बिल्कुल ख्याल रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे कितना आएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और यहां कितना आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, और यहां कितना आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर कितना लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर, यहां क्या है बी स्क्वायर, यहां क्या है सी स्क्वायर, यहां bc, यहां ca, और यहां कितना आ जाएगा ab आ जाएगा। समझ गए बात को? ये अच्छे तरीके से क्लियर है। अच्छा अब सोचो कि पहला जो हमारा है ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो क्या इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा। सोचना यहां छोड़ो, मत लिखो, समझो। हाँ क्या लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, घट क्या रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या घट रहा है ए स्क्वायर, बाजू में ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या घट रहा है बी स्क्वायर, बाजू में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या घट रहा है सी स्क्वायर, बाजू में है। मतलब कि इन दोनों का ऐड होना चाहिए, इन दोनों का ऐड करते ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। मतलब इसका इसका ऐड, इसका इसका ऐड, मतलब ऐसे ऐसे ऐड किए कि ऐसे ऐसे ऐड किए, इसका इससे ऐड किए, मतलब क्या हुआ C1 को C2 से ऐड किए। सोचो ना, इसका सारा एलिमेंट इसका सारा एलिमेंट से ऐड किए तो कितना हो गया C1। तो यहां पर क्या करते हैं C1 गोज टू C1 प्लस C2 कर ले। अच्छा तो हमारा कितना आ जाएगा, सोचना यहां पर देखो, यहां पर क्या क्रिएट हो रहा, ये ए स्क्वायर आते ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc रह गया। यहां पर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac रह जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab रह जाएगा। अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? हाँ कर रहा ना। यहां पर 2bc 2ac और 2ab गड़बड़ करेगा। पहले लिख लेते हैं, आराम से स्टेप करते हैं। चाहे एक ही स्टेप में कौन स्टेप करने जाता है, बढ़ाना चाहता है। ये बात किसको समझ में आ गया कि ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमको पूरे शुद्ध रूप से क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, समझ गए। जबकि यहां पर तो इस दोनों से ऐड करने से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन रहा, ये वाला ज्यादा आ जा रहा है, यहां पर ये वाला ज्यादा आ जा रहा है, और यहां पर ये वाला ज्यादा आ जा रहा। अब देखो जो ज्यादा है यहां पर बाजू में है, बाजू में है तो क्या है सिंगल में है, तो यहां पर -2c3 कर दें। अब आया समझ में, आया समझ में स्वतंत्र नहीं आया किसको, तुमको आया छोटी समझ में? छोड़ो, एक स्टेप बचा ही के लिखते हैं, क्यों एक स्टेप उड़ाएं भाई। यहां पर ये समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc रह जाएगा, ये समझ में आ गया बात। यहां पर भी यही रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ac रह जाएगा। अच्छा यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab रह जाएगा, और यहां पर एज इट इज रहने देते हैं ए स्क्वायर bc बी स्क्वायर ca और सी स्क्वायर ab। यहां तक में कोई किसी को दिक्कत? अच्छा क्या यहां पर हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, ये वाला गड़बड़ कर देगा ना। अब सोचो कि अगर ये वाला हम हटा दें तो कितना मजा आ जाए, अगर ये वाला हट जाए तो हमारा मजा आएगा कि नहीं? हटेगा कैसे? यहां पर देखो 2bc है, यहां पर क्या है bc है, हाँ सही, मतलब इसी के साथ में R1 ये इसके साथ, R2 इसके साथ, R3 इसके साथ, समझ गया। यहां पर 2bc है, यहां पर bc है, तो यहां पर देखना, यहां पर प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, C1 गोज टू C1 लिख दिए। C1 होने का मतलब ये वाला, और इसका माइनस करके C3 कर दें, -2c3, तो देखो क्या आ जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा,
सोचो ना, C1 का स्थान पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2BC, फिर उसके बाद क्या -2C3, तो -2BC हो जाएगा, तो प्लस 2BC और -2BC कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब सिंपल अब यहां पर जो रह जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिंपल बच जाएगा। अब ये बात, यही स्टेप हम वहां करना चाह रहे थे, समझ गए बात को। अब इसी तरह देखो क्या है, अब C1 का स्थान क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2AC, और -2C3 के कारण क्या हो जाएगा, -2CA, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल यहां पर कितना रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर भी क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एज इट इज ये रहने देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और BC CA और AB। अब तो क्वेश्चन बन गया ना, यहां पर देखो 1 1 1 दिखाई दे रहा तुमको, तो कितना आ जाएगा, यहां पर से हम कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 1 1, और यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा BC CA AB। अब यहां पर जीरो क्रिएट कर लें, जीरो क्रिएट कितना आ जाएगा, R1 गोज टू R1 माइनस R2, और R2 गोज टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R3। ये सब तो याद हो गया ना स्टेप, समझ गया था। अब यहां कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा 0। यहां पर देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी डायरेक्ट लिख लें। यहां पर देखो BC माइनस CA, तो C कॉमन आ जाएगा, तो C कॉमन आकर कितना बच जाएगा, B माइनस A बच जाएगा। ये कोई दिक्कत यहां तक में आ रहा, छोटी समझ में ये सब सारी चीजें। अच्छा, इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा। यहां पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कितना लिख देते हैं, B माइनस C और B प्लस C। यहां पर देखो CA माइनस AB, तो A कॉमन आ जाएगा C माइनस B, A कॉमन आ जाएगा C माइनस B, और यहां पर कितना आ जाएगा 1C स्क्वायर और AB। समझ गए बातें। अच्छा, अब कितना कर लेते हैं, अब देखना क्या करते हैं, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यहां से देखो AB कॉमन आ जाएगा, यहां से भी देखो AB कॉमन आ जाएगा, तो यहां माइनस C कर लें, तो यहां से AB ऊपर से कॉमन आ गया, तो कितना आ जाएगा, अब तो जगह है नहीं, अब तो मिटाना पड़ेगा हमको शायद, इधर तो लिख नहीं सकते। देखो तुम लोग कॉमन लेना, हम नहीं लिखते हैं, समझ गए बात को। यहां पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी आ जाएगा ए माइनस बी, और यहां से बी माइनस सी आ जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर देखना, यहां पर कितना 0 रह जाएगा, यहां पर ए प्लस बी रह जाएगा, और यहां पर कितना रह जाएगा माइनस सी रह जाएगा। और यहां पर समझ रहा नहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी ए माइनस बी और बी माइनस सी, समझ रहे बात को। और यहां पर आ जाएगा, अच्छा यहां पर से कितना चला जाएगा 0 बी प्लस सी, और यहां पर बी माइनस सी कॉमन लिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा माइनस ए, और यहां पर 1 सी स्क्वायर और ए बी। यहां पर लिखते चले जाना, समझ रहे ना बात को, क्या लिखा हुआ है पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब सिंपली इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। हमारा पता है इनका आंसर कहां से आने वाला है, तो आंसर कितना से आने वाला है 1 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कवर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी बन जाएगा, कोई दिक्कत। और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस सी नजर पड़ रहा, तो प्लस सी का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, और प्लस सी करेंगे कितना आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तुमको यहां पर क्या ए माइनस बी और बी माइनस सी आ चुका है, तो अब कितना आना चाहिए सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का सी माइनस ए, और कितना आ जाएगा सी प्लस ए आ जाएगा, और इससे क्या कॉमन आ जाएगा बी, तो बी कॉमन आकर कितना आ जाएगा सी माइनस ए आ जाएगा। तो हम अब पूरे लिख देते हैं, समझ गया बात को, पूरे लिख देते हैं।
हाँ ये 1 से मल्टीप्लाई होकर तो वही रह जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, इस तरफ से कितना लिखा हुआ था लिख देते हैं। हाँ क्या लिखा हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी और बी माइनस सी, यहाँ तक लिखा हुआ था। अब देखो तो इससे सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ पर कितना बच गया हमारा, सी माइनस ए कॉमन ले लिए, कितना बच जाएगा यहाँ पर, सी प्लस ए बच जाएगा, सी प्लस ए और प्लस बी। हमारा देखो प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। हो गया प्रूफ। आए स्वतंत्र समझ में? तो समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन किए। पहले इसको ब्रेक किए तो देखे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, तो देखे बाजू में यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सम में किए तो आ गया, अब फिर सबट्रैक्ट कर लिए, फिर हमारा क्वेश्चन आसान बन गया। कोई दिक्कत? आगे अच्छे समझ में, आगे छोटी अच्छे समझ में, आसान था बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ पॉज कर लो फिर देखते रहना। हेलो पॉज कर लो फिर देखते रहना। हाँ देखिए सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, इफ ए बी सी आर ऑल डिफरेंट। हाँ ये ए बी सी जो है वैल्यू है जो दोनों क्या तीनों अलग अलग है, समझ रहे बात को, तीनों अलग अलग है। एंड इफ इतना इक्वल टू वैल्यू 0 दे रखा है, देन पूछा है कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं C3 के रिस्पेक्ट में इसको दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। C3 के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग डिटरमिनेंट इसको लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा देखिएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 1 1 1 आ गया ये। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको क्या कर लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब इक्वल टू 0। समझ गए बात को, ये 0। अच्छा अब यहां क्या करते हैं कि ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 1 1। अब देखिएगा बात को कि यहां से देखिए, यहां से ए कॉमन दिखाई दे रहा, यहां से बी कॉमन दिखाई दे रहा, यहां से सी कॉमन दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। तो क्या करते हैं, ए बी और सी कॉमन ले लिए, ए इससे कॉमन लिए, बी इससे कॉमन लिए, सी इससे कॉमन लिए। समझ गए? तो यहां पर कितना आ गया, 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। समझ गए? अच्छा ये दोनों डिटरमिनेंट को गौर से देखिए तो दोनों एक ही एलिमेंट से बना हुआ है। देखिए गौर से, ए बी सी, इसमें ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, इसमें 1 1 1, इसमें भी 1 1 1। तो क्या करते हैं, जब दोनों एक ही डिटरमिनेंट से बना हुआ है, एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, तो दोनों को सेम जैसा बना लें, क्योंकि R1 R2 दोनों में अलग अलग लिखा हुआ है। C1 कहीं यहां पर है तो कहीं कुछ और है। तो दोनों क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा प्रॉपर्टी है कि अगर C1 को C2 में शिफ्ट कर दें, C2 को C3 में शिफ्ट कर दें, ऐसा हथियार है हमारे पास। तो देखो इसमें 1 1 1 दिखाई दे रहा, और यहाँ पे 1 1 1 कहाँ है, C3 में है, और यहाँ पर कितना है, C1 में है। तो हम ऐसा दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा कि C1 को C3 में भेज देते हैं और C3 को क्या करते हैं, C1 में भेज लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, एक निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा हमारा। अगर किसी बताएं थे किसी एक रो या किसी दो रो या कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो बस साइन का अंतर आता है, बताएं ऐसा, सिर्फ साइन का अंतर आता है। तो ऐसा क्योंकि ये बात पता चला कि यहां पर देखें कि C1 में है क्या हमारा 1 1 1, यहां क्या था, C3 में था। तो क्या कर लिए, एक माइनस बाहर लगा लिए, और यहां पर हम क्या कर लिए 1 1 1, C2 का एज इट इज रहने देते, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। समझ गए? यहां पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पर कितना आ जाएगा, ए बी सी। एक क्यों माइनस बाहर लगाए पता चल गया, स्वतंत्र आ गया बात समझ में, क्यों लगाए माइनस। और यहां पर कितना करते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है ए बी सी और 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लगा लेते हैं, 0। अब कहां पर चेंज करने का जरूरत है, अब देखें दोनों 1 1 1, यहां पर देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहां पर ए बी सी है। तो क्या करते हैं कि यहां पर ए बी सी लाने के लिए इसको यहां रख देते हैं, इसको यहां रख देते हैं। तो मतलब यहां पर क्या लगाते हैं कि C2 को भेज देते हैं क्या, C3 में, और C3 को क्या भेज देते हैं, C2 में। तो एक माइनस और फिर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 इंटू -1 फिर से आ गया, और यहां पर कितना आ गया,
111 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ना गलती हो गया ना, इसको तो चेंज कर दिया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों को बराबर कर लिए बराबर। ऐसा कैसे सोचे कि दोनों तो एक ही एलिमेंट्स बना हुआ है, तो बस इधर उधर करके बराबर कर लिए। अब देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा क्या बन गया, प्लस की तरह काम करेगा, कोई बात ही फर्क ही नहीं है। देखो इसी चीज को कॉमन ले लें हम, तो कितना कॉमन लेते हैं, डिटरमिनेंट को कॉमन लेते हैं, 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहां पर कितना आ गया, 1 प्लस आ गया। देखो ना ये कॉमन चला गया, यहां कॉमन चला गया, यहां क्या बचेगा 1, और यहां कॉमन गया तो सिंपल क्या बचेगा, ए बी सी। अच्छा इस चीज को नीचे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा ये तो पता है डिटरमिनेंट एक रियल नंबर देता है, तो 0 डिवाइडेड बाई रियल नंबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एबीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हाँ इधर 0 हो गया ना, लेकिन एक चीज का डर है, अगर रियल नंबर देता है तो इसका वैल्यू कभी 0 भी तो हो सकता है, और जिस दिन 0/0 होगा उस दिन क्या होगा, हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। ये बात समझ रहे क्या बोल रखे हैं, कि यहां पर चक्कर दिए, तो ये तो पता है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ में कुछ भी हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई कुछ क्या होगा, 0 ही रहेगा। 0 डिवाइडेड बाई कुछ क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 1 प्लस ए बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो एबीसी का वैल्यू -1। लेकिन इस बात को साबित करना होगा कि कुछ इसका -∞ से +∞ में कुछ भी हो जाए, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0/0 हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। समझ गए, तो इस बात को साबित करते हैं। तो इसको मानते हैं 1, इसको क्या मानते हैं हम 1, इसको अलग से क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। समझ गए, इसको क्या कर दिया, अलग से इस बात को साबित करते हैं कि 0 के बराबर नहीं है। अच्छा ये देखो, तो पहला क्वेश्चन ये वाला किए आज का, अरे सिर्फ XYZ आ गया था, तो इसका देखो वैल्यू ये आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, ये आएगा, आ जाएगा। जैसे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आए थे, इसी तरह ये वाला आ गया। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए बी सी आर ऑल आर डिफरेंट, तीनों आपस में क्या है, बराबर यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन दे रखा है। तो तीनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो 0 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको 0 होने के लिए कोई एक बराबर होना चाहिए। सोचो ना, सोच लो कि a बराबर b हो गया, a बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर b हो गया, तो ये से ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। सोचो ना कि a का वैल्यू 5 हो जाए, b का भी वैल्यू 5 हो जाए, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रखा है कि तीनों डिफरेंट है, तीनों बराबर है ही नहीं। तो मान के चलो a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 7 है, तो कभी भी 0 हो सकता है ये। हाँ तो क्या लिख रखा है, गिवन दैट कि a इक्वल टू नोट b इक्वल टू नोट c, सो a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a इज इक्वल टू नोट 0। तो ये 0 नहीं होगा, तो ये भी 0 नहीं होगा, हाँ तो ये भी 0 नहीं होगा। तो फ्रॉम 1 से कितना आ गया हमारा, हाँ अब तो ये बात पक्का हो गया ना कि 0 इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है। तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ABC इक्वल टू कितना हो गया, 0, और ABC का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बात समझ में, तो -1 हमारा क्या हो गया सर जी, कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ गए बस। C माइनस ए यहाँ कहां से आया, पहला क्वेश्चन आकर क्या किया, देखो यही क्वेश्चन देखो किया है आज का पहला क्वेश्चन, यही किया। वहां पर सिर्फ x y था, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कर लिए। समझ गया बात को, चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दो, खींच दें। देखो क्या लिखा हुआ, विदाउट एक्सटेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ बोला है कि बिना एक्सटेंशन लगाए हुए, समझ रहे, एक्सटेंशन मतलब बिना इसको सॉल्व किए बना देना है प्रॉपर्टी के हिसाब से।
समझ रहे बात को? इसमें कुछ देखो 1 1 लगाना है, 0 नहीं लगाना है, समझ गया? विदाउट एक्सपेंशन इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा? सबसे पहले देखो C3 नजर पड़ रहा, दो डिटरमिनेंट अलग अलग कर ले, समझ रहे बात को? बिना एक्सपेंशन के इसको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, करते हैं, लिखते हैं 1 1 1, कोई दिक्कत? फिर क्या कर लिए, ए बी सी, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और प्लस लगा देते हैं। यहाँ पर आ गया 1 1 1, यहाँ पर आ गया ए बी सी, यहाँ पर आ गया माइनस बी सी, माइनस ए सी और माइनस ए बी आ जाएगा। कोई यहाँ से माइनस देखो कॉमन दिख रहा है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लिए तो 1 1 1, और आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ आ जाएगा बी सी, ए सी और ए बी आ जाएगा। तो बोला क्या है कि, क्या बोला, यहाँ 1 ही 1 है ना? हाँ, तो बोला है कि बिना सॉल्व किए इसको क्या कर देना है, बना देना है। तो कैसे बनेगा तुम ही बताओ? देखो कैसे बनाते हैं कि इसको बिना एक्सपेंशन लगाए सॉल्व करना है, समझ गए? तो क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे बी सी लगा हुआ है, तो देखो इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यही वाला बन जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्या कर देते हैं, ए सी, तो इसमें क्या करते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं, सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपना मन से क्या किए, इसमें ए मल्टीप्लाई किए, तो कितना बन गया, ए स्क्वायर और ए बी सी बन गया। तो अपना मन से नीचे ए डिवाइड कर दें, बैलेंस कर दिए। सोचा ना क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो ना, बी सी तो ए घट रहा था, ए सी तो बी घट रहा था, ए बी तो सी घट रहा था, समझ गया? और कर दिए। इसी तरह इसमें बी मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर और ए बी सी, तो यहाँ बी बैलेंस कर दें, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर और ए बी सी। अब सोचो तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा हमारा, हाँ, सी यहाँ बैलेंस हो जाएगा, सी यहाँ बैलेंस हो जाएगा। अब देखो तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा, सोचो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, माइनस ए बी सी कॉमन आ जाएगा, नीचे वो ए बी सी है, देखो ना, ऊपर से ए बी सी कॉमन आ गया, नीचे तो ए बी सी है ही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 1 1 आ गया। अच्छा, ये तो कट के 1 हो गया। अच्छा देखो, दोनों जो डिटरमिनेंट है दोनों एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, तो फिर यही पैटर्न लगाते हैं, क्या, माइनस बाहर लगा लेते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, ये 1 1 1 है, यहाँ 1 1 1 है, तो इसको क्या करें, यहाँ कर लें, तो क्या प्रॉपर्टी आ जाएगा, C1 गोज टू C3, C3 गोज टू C1, एक माइनस आ जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, एक माइनस है, एक माइनस और आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर ए बी सी आ जाएगा, तो बराबर मिला, देखो तो नहीं मिला रे। अच्छा, ए बी सी यहाँ पर है ना, कितना आ जाएगा, C2 को भेज देते हैं C3 के पास, C3 को कर देते हैं C2, कौन सा चाबी, उनके पास चाबी, तो तुम कहाँ चल गई उधर, ढक पे लेटे है। हाँ, ये समझ रहा बात को, क्या क्या खो बढ़िया मैं, यहाँ कितना हो गया, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ -1, एक -1 और आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना, 1 1 1, और यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यह आ जाएगा। कोई दिक्कत एनी प्रकार का, ठीक है। ये माइनस माइनस माइनस, 3 को माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया ना, सिंपल एक माइनस बच जाएगा, और आंसर कितना दिख गया, अरे 0 दिखाई दिया, दिखाइए नहीं देगा किसी को,
आ गया आंसर 0? नहीं समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है क्या आज का? आसान आसान है ना, जाकर एक बार घर में प्रैक्टिस करना, बिल्कुल आसान लगेगा। समझ रहे बात को? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। हाँ, इसको नोट कर लो, छोड़ दें, एक आखिरी क्वेश्चन करके बाइंड अप कर लेंगे। पॉज कर, अच्छा पॉज कर दो भाई। हाँ देखो, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको विदाउट एक्सपेंशन, हाँ इसको भी सॉल्व करना है। हाँ, विदाउट एक्सपेंशन इसका वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, एक तो प्लस माइनस प्लस करके लगा दें, इतना बड़ा आएगा, समझ ना, कैलकुलेशन इतना बड़ा आएगा। तो लोग कैलकुलेशन ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 11 का फैक्टर है, 11 का फैक्टर है ये, देखो ना, 66, 6 मर्ते में, 5 मर्ते में, 13 मर्ते में, तो 11 कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा? 23, 36, 63। यहाँ पर 6, 5, 13 आ जाएगा, और यहाँ पर 11, 26, 37 आ जाएगा। अब विदाउट एक्सपेंशन अपने को क्या करना था? सॉल्व करना था। अब देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये वाला 23, 36, 63, और सबसे छोटू ये वाला है। अब देखो ये सबसे बड़ा दिख रहा, ये दिखाई दे रहा, 6 दूना कितना होता है? 6 दूना कितना होता है? 12, 12 11 कितना होता है? 23 होता है, पक्का ना? ठीक बोला तुम्हें। 6 दूना 12 11 कितना हो गया? 23। 5 दूना के 10 और 26, 36 बाजू में है। 13 दूना 26 और 37, 63 है। 0 हो गया आंसर। कितना? देखो क्या करते हैं, C1 सबसे बड़ा था, C1 goes to C1 2 times C2, समझ गया, और माइनस क्या कर देते हैं? C3 कर देते हैं, आ जाएगा 36। यहां भी 36 आएगा, हाँ हाँ, यहाँ C2। ये प्रॉपर्टी समझ में आया? क्या करते हैं, देखो C1 का सामने कितना लिखेंगे? 23 लिखेंगे, 23 माइनस C2 का मतलब कितना हो गया? -12। अब माइनस C3 का मतलब -11, 0 हो गया, 0 आया स्वतंत्र समझ में? अच्छा, फिर अब क्या करते हैं, C1 का सामने कितना लिखेंगे? 36 माइनस C2 माने कि -10, अब फिर क्या करेंगे? -26, फिर से 0 हो गया। इसे 26 से 37 0, मतलब यहां पर कितना आ गया? 0 0 0 आ गया। हाँ, आंसर कितना आ गया? कोई दिक्कत समझ में आया कैसे किए? किसका दूना करते गए तो हमारा आंसर आते गया। तो कभी कभी ऐसा भी देख लो। ठीक है सर, तो आज तो बहुत सारा क्वेश्चन करवाए, 6 7 8 क्वेश्चन अच्छा करवा दिए, समझ गए? तो जाकर इसको जमकर अपने से बनाना है पहले, समझ गए बात को? क्वेश्चन लिखना, अपने से बनाना, 1 2 बार गलत करेगा तब फिर जाकर सॉल्यूशन देखना, समझ गया? चाहे वीडियो पॉज का, जैसे भी एक बार खुद से बनाना कॉपी, हाँ, दोबारा सॉल्यूशन न देखना, हाँ खुद से बनाना, तब खोपड़िया काम करेगा। ठीक है सर, बाय बाय, टाटा।